सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के प्री बोर्ड के मॉर्निंग शिफ्ट का। ये जो है आपका पेपर है, इसके सॉल्यूशन के रिगार्डिंग जो है हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो है मेरे से कमेंट करके बोले थे कि सर आपने प्री बोर्ड का जो है सॉल्यूशन नहीं डाला, प्री बोर्ड का सॉल्यूशन नहीं डाला। तो उसका जो है सॉल्यूशन वीडियो बनाइए, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, उनका आंसर किस तरीके से हमको लिखना है हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है इसमें एग्ज़ाम में पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि औसत बचत प्रवृत्ति जो है ना, वो कभी भी ऋणात्मक जो है वो नहीं हो सकती है। औसत बचत प्रवृत्ति मतलब कि एपीएस, तो भाई बचत तो ऋणात्मक हो सकती है, ये कथन जो है गलत हो गया। और सीमांत बचत प्रवृत्ति 1 से अधिक हो सकती है, चाहे एमपीसी हो चाहे एमपीएस हो, दोनों का मूल्य जो है वो 0 से 1 के बीच में रहता है, दोनों ही 1 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो दोनों ही कथन जो हैं यहाँ पे गलत दे रखे हैं, तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा डी। उसके बाद कहता है कि कई सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने मैन्युफैक्चरिंग को चीन से हटाकर जो है भारत के अंदर जो है स्थानांतरित कर दिया है, जिससे जो है मेक इन इंडिया अभियान को जो है गति मिली है। भारतीय अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन की स्थिति पर पड़ने वाले सबसे संभव जो है प्रभाव को हमको जो है बताना है। अब देखिए भाई, मतलब कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चीन से हटकर भारत के अंदर जो है आ गई है, चीन से हट के भारत के अंदर आ गई है। मतलब अब जो उत्पाद हैं, जो प्रोडक्ट हैं, वो भारत के अंदर बनेंगे और भारत से बन के जो है दूसरे देशों को निर्यात किए जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे जो है निर्यातों में वृद्धि होगी, क्योंकि अब भारत के अंदर प्रोडक्ट बनेगा और भारत से दूसरे देशों को सप्लाई की जाएगी, तो निर्यातों में वृद्धि जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डैश साख को नियंत्रित करने का एक उपकरण है। किससे जो है वो साख को उपकरण, जैसे कि बचत है, बीमा है, उपरोक्त सभी है, या रिवर्स रेपो रेट है। तो इसका जो आंसर है वो है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है जो कमर्शियल बैंक अपनी डिपॉजिट जो आरबीआई के पास जमा करता है, उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसको जो है ये कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है विदेशों में अनुदान को चालू खाते के डेबिट पक्ष में जो है दर्ज किया जाएगा। ठीक है, विदेशों में अनुदान को चालू खाते के डेबिट पक्ष में दर्ज किया जाएगा। अब देखिए, एक तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे जो है हिंदी में तो कुछ और लिखा हुआ था, और यहाँ पे जो है इंग्लिश में लिखा हुआ है चैरिटी फ्रॉम अब्रॉड। मतलब यहाँ इसका हिंदी में मतलब हो गया विदेशों में अनुदान, मतलब भारत ने विदेशों में जो है चैरिटी दी है। और जबकि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश में लिखा हुआ है चैरिटी फ्रॉम अब्रॉड। इसका मतलब है विदेशों से अनुदान, मतलब यहाँ पे में नहीं आएगा, यहाँ पे ना से आएगा। ठीक है, मतलब हमको विदेशों से चैरिटी मिली है, तो चैरिटी मिली है, मिलना वो तो क्रेडिट पक्ष में आता है, लेकिन यहाँ डेबिट लिखा हुआ है। ठीक है, और भारत में कंप्यूटर का आयात पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में दर्ज किया जाएगा। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बहुत ही ज़्यादा मशीन हो, कंप्यूटर हो, कुछ भी चीज़ें हों, ये सब जो है चालू खाते के अंदर ही दर्ज की जाती हैं। ठीक है, ये चालू खाते में ही दर्ज की जाती हैं डेबिट पक्ष में। तो लेकिन ये दोनों के दोनों कथन क्या दे रखे हैं? दोनों के दोनों कथन जो है गलत दे रखे हैं। इस टाइप का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गारंटीड है एग्जाम के अंदर। इस टाइप के क्वेश्चन के कौन सा भुगतान शेष के डेबिट में, कौन सा क्रेडिट में दर्ज किया जाएगा, ये आना ही आना है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका डी। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के रिगार्डिंग। कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़िए और बताइए जी। माल सूची निवेश क्या है? माल सूची निवेश एक प्रवाह अवधारणा है। तो पहले तो आपको माल सूची निवेश का मतलब पता होना चाहिए कि माल सूची निवेश का मतलब होता, पहले तो आपको माल सूची का मतलब पता होना चाहिए। माल सूची का मतलब होता है कि एक उत्पादक के पास एक टाइम पे 3 तरीके का माल होता है, कच्चा माल, तैयार माल, अर्ध तैयार माल, उसको माल सूची कहते हैं। तो जो हमारा लेखा वर्ष होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, 1 तारीख को इन तीनों चीज़ों का जितना भी स्टॉक होता है वो होता है ओपनिंग, और 31 को जो होता है वो होता है क्लोजिंग। माल सूची निवेश कैसे निकलता है? जब हम अंतिम में से प्रारंभिक स्टॉक को माइनस करते हैं, मतलब इसका संबंध 1 साल से है। मूल्यह्रास एक प्रवाह अवधारणा है,
तो मूल्यह्रास भी 1 साल के अंदर अंदर जब हम पूंजीगत वस्तु को यूज़ करते हैं उस पर डेप्रिसिएशन लगता है। दोनों की दोनों चीज़ें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं उसका संबंध जो है वो 1 साल से है। 1 साल की बात होती है यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे समय काल की बात हो रही है, 1 साल की बात हो रही है यहाँ पे, एक एग्जैक्ट डेट नहीं है। तो प्रभाव धारणा है, तो दोनों के दोनों जो कथन दे रखे हैं आपको वो बिल्कुल सही दे रखे हैं, सत्य दे रखे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसके रिगार्डिंग, एक अथवा में भी एक यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है भाई इसको ध्यान से पढ़िए और इसमें जो है सही विकल्प की पहचान कीजिए कि इसमें जो है सही वो है कौन सा आएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सकल निवेश, तो भाई सकल निवेश के अंदर यहाँ पे क्या आना चाहिए, सिंपल सी बात है, शुद्ध निवेश और प्लस मूल्यह्रास आएगा तो ही सकल निवेश बनेगा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे जो है, यहाँ पे पहली बात तो शुद्ध निवेश आना चाहिए, शुद्ध। अब देखो ऐसे क्वेश्चनों को करने की अब चालबाजियाँ देखिए, आप यहाँ पे डेफिनेटली कंफर्म हो यहाँ पे शुद्ध ही आएगा, क्योंकि भाई आपको पता है, अबे भाई सकल का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस का फॉर्मूला जो होता है, ग्रॉस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका नेट प्लस डेप, यही तो होता है। तो यार निवल किस में लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, इन सब में तो निवल लिखा ही नहीं है, तो ये तो होने के ही नहीं, इनको हटा दो, क्योंकि पहले में देखो यहाँ लिखा है स्थिर निवेश सकल का रेडू, यहाँ पे निवल आएगा, तो निवल तो केवल एक ही में लिखा हुआ है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, निवल स्थिर निवेश। ये फॉर्मूला बेस्ड जो है क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ग्रॉस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, नेट प्लस डेप, हलवा क्वेश्चन था, कुछ ऐसा खास नहीं था, तो ये इसका आंसर जो है हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। इसमें कहता है, इसमें ये कहता है कि 2015 से 2021, एक मिनट रुकिए जरा, ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, ये आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट रुकिए, इसने आगे पीछे भेज दिया, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है यदि किसी अर्थव्यवस्था में निवेश गुणक का जो मूल्य है वो 10 है, निवेश गुणक का मूल्य जो है वो 10 है, और स्वायत्त उपभोग जो है ना, स्वायत्त उपभोग वो 50 है, तो उपभोग फलन ज्ञात कीजिए। देखो पहले तो आपको निवेश गुणक का फॉर्मूला पता होना चाहिए। निवेश गुणक किसको कहते हैं, निवेश गुणक कहते हैं के को, तो के का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। के का फॉर्मूला MPC के साथ भी होता है, MPS के साथ भी होता है। तो अगर मैं MPS वाला अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, तो अगर हम MPC वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखिए, आप यहाँ से MPS की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे 10 पुट कर दो, 0.1 आ जाएगा, ठीक है। के की वैल्यू क्या आएगी, 0.1, के की वैल्यू जो है वो 0.1 आ जाएगी, ठीक है। कैसे आ जाएगी भाई, अब यहाँ पे 10 पुट कर दो, यहाँ पे 10 पुट कर दो के की वैल्यू, MPS को दर लिया और इसको दर लिया, 1/10 हो जाएगा, ये 1/10, तो 1/10 हो जाएगा, तो 0.1। MP के की वैल्यू MPS की वैल्यू जो है, MPS की वैल्यू जो है वो 0.1 आ जाएगी, ठीक है। तो MPS अगर 0.1 है तो MPC कितना होगा, 0.9 हो जाएगा, ठीक है। तो 0.9 देखिए पहले तो कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 0.9, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्वायत्त उपभोग कितना है 50, C बार प्लस MPCY। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, भारत में मुद्रा की पूर्ति में जो है क्या शामिल होता है। ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है भाई रिपीटेड है, बार बार इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ रहा है। जनता के पास करेंसी नोट शामिल होते हैं, जनता के पास सिक्के शामिल होते हैं, वाणिज्य बैंकों की जमाएं शामिल होती है, ठीक है, वाणिज्य बैंकों की जमाएं शामिल होती हैं, वाणिज्य बैंकों की तिजोरी जमाएं ये शामिल जो है इसमें नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 जो है, 1 2 3 जो है वो आपका सही है। उसके बाद कहता है कि एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित आंकड़ों की जो है सूची दी गई है, सभी आंकड़े जो है वो 1000 में हैं। तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे आपको जो है ये आपको दे रखा है, ठीक है, ये आपको जो है यहाँ पे ये दे रखा है, ये डेटा दे रखा है 2015-2021 निर्यात कितना हुआ, आयात कितना हुआ, ये यहाँ पे जो है आपको दे रखा है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे 2015 से 2021 की अवधि के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या कहते हैं,
सबसे पहली बात तो देखिए, यहाँ पे उसने क्या बोला है कि भाई एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित आंकड़ों को पढ़िए, और ये सभी आंकड़े जो है हजार में दे रखे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, बहुत ही ध्यान से समझना है आपको। यहाँ पे आपको जो बेटा दे रखा है सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है आयात और निर्यात, ठीक है। किसका आयात है और किसका निर्यात है ये यहाँ पे आपको नहीं बता रहा कि ये वस्तुओं का है, ये सेवाओं का है, ये एक पक्षीय है, पूंजीगत है, कुछ नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। तो भाई सबसे पहली बात तो यहाँ ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ऑप्शन क्या है, यहाँ पे ऑप्शन है व्यापार संतुलन में सुधार, यहाँ पे ऑप्शन है व्यापार घाटे में वृद्धि। आप क्वेश्चन की चालबाजियाँ समझिए तो जाके आपको जो है समझ में आने वाला है। व्यापार संतुलन, व्यापार घाटे में वृद्धि, भाई व्यापार का मतलब जो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है वो वस्तुओं का निर्यात और वस्तुओं का आयात, वस्तुओं का निर्यात और वस्तुओं का आयात उसको रिकॉर्ड करता है। इसने तो यहाँ पे निर्यात लिखा हुआ है और यहाँ पे आयात लिखा हुआ है। इनने ये थोड़ी बोला कि ये वस्तुओं का है, ना नीचे कहीं बोला कि ये तो वस्तुओं का दे रखा है। तो मेरे भाई कुछ तो वस्तुओं तो है ही नहीं, ये वस्तु तो है नहीं, तो वस्तु नहीं है तो ये दोनों ऑप्शन तो हटा ही दो, ये तो हो ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो वस्तुओं का आयात निर्यात थोड़ी है, इसको तो हटा ही दीजिए। अच्छा जी, तो ऐसे तो ये सेवाओं का आयात निर्यात भी नहीं है, सेवाओं का आयात निर्यात भी नहीं है, तो इसको भी हटा दीजिए। ये तीन ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते क्योंकि उसने मेंशन थोड़ी ना कराया आपको कि वो वस्तुओं का आयात है क्या वस्तुओं का निर्यात है। ये अब मैंने तो अभी इस क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करा, मैंने तीन ऑप्शन ऐसे ही हटा दिए। देखिए मैं तीन ऑप्शन ऐसे ही हटा दिए क्योंकि भाई उसने लिखा है निर्यात और आयात, तो किसका आयात है किसका निर्यात है, ना केवल वस्तु का है ना केवल सेवा का है। इसका जो आंसर है वो है आपका डी, चालू खाते के अंदर क्या हो रहा है, ह्रास। देख लो मैंने तो अभी सॉल्व भी नहीं करा, मैं कुछ करा ही नहीं, मैं तो सिर्फ आपको ऑप्शन ही बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पे तो कुछ मेंशन ही नहीं है ना किसका वस्तुओं का है। व्यापार बीओटी वस्तुओं को करता है, अदृश्य सेवाओं को करती है, तो यहाँ मेंशन थोड़ी है कि ये वस्तु है या सेवा है। ये तो चालू खाते में वस्तु सेवा और एक पक्षी सब आते हैं, ये सबका है। अब आप बोलोगे उसने तो बताया नहीं कि भाई ये सबका है। अबे तो जब वस्तु नहीं है सेवा नहीं है तो सभी का तो होगा। पूंजी खाते का यहाँ ऑप्शन ही नहीं है, तो जो पूंजी खाते का हम इसको मान ले कि पूंजी खाते का आयात निर्यात है। तो थोड़ा दिमाग से चलिए, दिमाग को जो है आपको बहुत ही ज़्यादा शार्प चलाना पड़ेगा तब जाके क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ पे देखिए एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था के लिए जो है निम्नलिखित आंकड़े दिए गए हैं, ठीक है। दृश्य का निर्यात दे रखा है, दृश्यों का आयात दे रखा है, दृश्य मतलब वस्तुएं कहते हैं, ये निर्यात दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है। तो कह रहा है चालू खाते के शेष में डैश तथा डैश डैश तथा डैश का होगा। देखिए जी सबसे पहले तो चालू खाते के अंदर क्या क्या आता है, चालू खाते के अंदर आता है इन सबके निर्यात को जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए और इसको जोड़ दीजिए सबसे पहली बात तो, ठीक है। जैसे 95 और 6 कितना जाएगा 101, और उसमें जो है 150 को और जोड़ दीजिए, ठीक है। उसमें जो है 150 को और दीजिए 251, 251 में से आयातों को माइनस कर दीजिए तो अधिशेष आ रहा है, और कितना आ रहा है 36 का। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। फॉर्मूले आपको आने चाहिए भाई साहब, फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा वो है, ठीक है। उसके बाद दिमाग चलाना पड़ेगा आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है, बिना दिमाग चलाए कुछ भी नहीं होने वाला है। उसके बाद कह रहा है कि भाई ये अभी कथन दे रखा है एक अर्थव्यवस्था में जब AD ग्रेटर देन AS होता है ना तो उत्पादक अधिक उत्पादन करने की योजना बनाते हैं, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, तो सही बात है सारा माल बिक जाएगा। घटते स्टॉक के वांछित स्तर को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। क्यों ज़्यादा उत्पादन की योजना बनाएगा, क्योंकि जो वो बनाएगा जितना माल वो सब बिक जाएगा और उसको ज़्यादा उत्पादन की पड़ेगी, इसलिए उसका जो स्टॉक है वो घटता जा रहा है, तो वो बना रहा है, मेंटेन रहा है, इसलिए ज़्यादा उत्पादन की योजना बनाता है। तो इसका जो आंसर है ए, इसका आंसर है करेक्ट। उसके बाद हम बात करते हैं, ये हो गया आपका 9वां क्वेश्चन। उसके बाद हम बात करते हैं 10th क्वेश्चन के रिगार्डिंग। स्वायत्त निवेश आय के स्तर से स्वतंत्र होता है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए होता क्या है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, एक्स एक्स के समांतर बनता है। तो भाई बिल्कुल दोनों कथन जो है वो बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, ठीक है, ए इसका जो है आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था में जो कारक लागत पर जो जीडीपी है वो कितना दे रहा है, जीडीपी एट एफसी जो आपको दे रखा है वो आपको दे रखा है 2000,
नेशनल इनकम कितना दे रखा है, नेशनल इनकम दे रखा है आपको, नेशनल इनकम दे रखा है आपको 5500। विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय जो है ज्ञात कीजिए, एनएफआई आपको निकालना है अगर डेप्रिसिएशन जो है वो 1000 है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना था, आपको बस यहाँ पे ऐसे जो है यहाँ पे लिख दीजिए, आप क्या कहते हैं जीडीपी एट एफसी, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है जीडीपी एट एफसी यहाँ पे लिख देना था, और इक्वल टू में यहाँ पे राष्ट्रीय आय दे रखी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय आय को क्या कहते हैं। राष्ट्रीय आय को कहते हैं भाई, राष्ट्रीय आय को कहते हैं भाई एनएनपी एट एफसी, ठीक है, एनएनपी एट एफसी कहते हैं। अब आपको क्या करना था, कन्वर्जन करनी थी। जैसे ग्रॉस है, मुझे ग्रॉस चाहिए, मेरे पास नेट है, तो हम यहाँ पे क्या करते, हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन प्लस कर देते। मेरे को डीपी चाहिए, मेरे पास एनपी है, तो भाई माइनस का एनएफआईए कर देते, माइनस का एनएफआईए कर देते, ठीक है। और क्या कहते हैं एफसी ओके है। तो ये डिजिट दे रखे आपको, इसको सॉल्व कर देते, इसको सॉल्व कर देते, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 4500। यहाँ पे डिजिट पुट कर देते, 4500 जो है आपका आंसर आ जाता। हलवा क्वेश्चन था, मतलब अब तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं नेशनल इनकम में, बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चन है। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देखिए, उसके बाद कहता है ये जो है, ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको कह रहा है जब विदेशी विनिमय की कीमत गिरती है, जब विदेशी विनिमय की कीमत गिरती है तो विदेशी विनिमय की मांग जो है वो बढ़ जाती है। व्याख्या कीजिए क्यों। ये जो क्वेश्चन है दो टाइप से आता है, दो टाइप से, ठीक है। जैसे सिंपल सी बात है, जैसे मांग का नियम होता है, कीमत घटने पर मांग बढ़ती है, कीमत घटने पे जो है मांग बढ़ती है, जैसे वो कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही है। सेम ऐसे ही पूर्ति में भी आ सकता है कि जब विदेशी विनिमय की कीमत गिरती है तो विदेशी विनिमय की पूर्ति जो है गिर जाती है। पूर्ति के साथ सीधा रिश्ता होता है और मांग के साथ उल्टा होता है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको आप गोल कर पी जाइए, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, मांग क्यों बढ़ जाती है जब विदेशी विनिमय गिरती है। विदेशी विनिमय गिरने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई मान लो $1 जो है, $1 जो है वो मान लो भाई क्या कहते हैं 70 रुपये का था, ठीक है। अब वो $1 70 का नहीं, अब वो $1 60 रुपये का हो गया, अब वो $1 60 रुपये का हो गया। तो आपको इसका पता होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, अगर $1 70 से 60 का हो गया, एप्रिसिएशन हो गया, एप्रिसिएशन हो गया। तो एप्रिसिएशन से क्या होता है, एप्रिसिएशन का मतलब अधिमूल्यन हो गया। तो हम दूसरे देशों की वस्तुएं ज़्यादा खरीदते हैं, आयात ज़्यादा करते हैं हम, क्योंकि हमारे लिए विदेशी वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं, प्रति इकाई हमें सस्ती पड़ती हैं, तो हम आयात ज़्यादा करते हैं। आयात ज़्यादा करने के लिए हमें विदेशी मुद्रा चाहिए। अब मांग क्यों की जाती है, विदेशों में कुछ भी खरीदने के लिए मांग की जाती है। तो जब विनिमय दर घटती है 70 से 60 की हो गई, एप्रिसिएशन हो गया भाई, एप्रिसिएशन से आयात बढ़ते हैं, निर्यात कम हो जाते हैं। इस वजह से यहाँ पे ऐसा जो है होता है, ठीक है। यहाँ पे ये बात आपको इसके अंदर तीन नंबर का है, 3 पॉइंट आपको इसके अंदर लिखना है। सबसे पहले तो ये लिखना है कि हमारे लिए विदेशी वस्तुएं जो हैं वो सस्ती हो जाती हैं, आयात सस्ते हो जाते हैं, जिसलिए विदेशी मुद्रा की मांग जो है, जिसलिए विदेशी मुद्रा की जो मांग है वो आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। ये आपको लिखना है। इसके अलावा यहाँ पे और आप क्या लिखेंगे, और यहाँ पे ये लिखेंगे दूसरे पॉइंट में कि जब विनिमय दर घटती है ना, तो इससे जो घरेलू निवेशक जो होते हैं, घरेलू निवेशक, बुक में TR जैन में सीधा सीधा आंसर लिखा हुआ है, ये बड़े में भी आ सकता है, तो ज़्यादा इसमें पढ़ के जाइएगा। तो भाई जो घरेलू निवेशक होते हैं वो दूसरे देश में निवेश करने के लिए प्रेरित होते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ती है। 3 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे इसके लिए, 3 पॉइंट। मांग में भी आ सकता है, पूर्ति में भी, बार बार कह रहा हूँ। और अथवा वाला देख लीजिए ज़रा, अथवे वाले में देख लेते हैं, ये अथवा वाला में क्या है। अथवा वाला में जो है एक क्या है, 12वें के बाद यहाँ पे 1 मिनट देखते हैं इसमें क्या है क्वेश्चन, कहाँ को है भाई, ये लड़के ने क्या भेजा है, नीचे ही होगा, 1 मिनट रुकिए ज़रा। 12वें के बाद जो है आप क्वेश्चन देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। एक भी क्वेश्चन जो है
वो सीधा सीधा क्वेश्चन जो है नहीं है, ठीक है। तो ये अथवे वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, किधर को भेज दिया लड़के ने, एक मिनट रुकिए जरा। देखिए कह रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट, व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन के बीच अंतर बताइए। बीओपी और बीओटी में अंतर बताइए। हलवा क्वेश्चन है ये, इतना आसान से आप लिख सकते हो। बीओटी जो है एक नैरो कॉन्सेप्ट है, बीओपी एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। इसके घाटे को इससे पूरा किया जा सकता है, इसके घाटे को इससे पूरा नहीं किया जा सकता। ये पूंजीगत लेन देन को शामिल करता है, पूंजीगत लेन देन को शामिल नहीं करता। 3 नंबर का क्वेश्चन था और हलवा क्वेश्चन था, सीधा सीधा। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 13 में कि भाई प्रारंभिक निवेश में परिवर्तन जो है ज्ञात कीजिए। आपको जो है इसके अंदर डेल्टा आई निकालना है। यदि बढ़ी हुई आय का 10%, ये एमपीएस दे रखा है, ठीक है 0.1। अगर एमपीएस 0.1 है तो एमपीएस 0.1 है तो के की वैल्यू 10 आ जाएगी, ठीक है। के की वैल्यू 10 आ जाएगी, 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1500 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, 15,000 को 10 से 1500 आंसर आ जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन है हलवा। एक भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें हों, कुछ करना ही नहीं। सिर्फ आपको ये के का फॉर्मूला ये पता होना चाहिए कि भाई के का फॉर्मूला जो है ये होता है, क्या कहते हैं, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। बस ये आपको पता होना चाहिए कि ये इसका फॉर्मूला होता है। पहले ये एमपीएस दे रखा था 0.1, पहले मैंने के का जो एमपीएस के साथ फॉर्मूला होता है उससे वो वैल्यू निकाल ली के की, 10 आ जाएगी। 10 को यहाँ पुट कर दो, ये 15,000 दे रखा है, 15,000 डिवाइडेड बाय 10 आंसर आ जाएगा। कुछ करना ही नहीं है, हलवा हलवा क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, लेकिन होंगे ये तभी जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद कहता है कि 26 दिसंबर 2021 को द इकोनॉमिक्स टाइम समाचार में प्रकाशित निम्नलिखित समाचार के अनुसार आरबीआई द्वारा रेपो रेट में वृद्धि वस्तुओं की वैश्विक कीमतों में गिरावट से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। सिर्फ घुमा के पूछा हुआ है क्वेश्चन और कुछ नहीं। जब रेपो रेट में इंक्रीमेंट होती है आपको पता होना, ये न्यून मांग और अधिमांग का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। रेपो रेट में वृद्धि, रेपो रेट क्या होते हैं, जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है, तो रेपो रेट में जब वृद्धि होती है तो कमर्शियल बैंक कम लोन लेंगे तो उनके पास नगद कोष कम होगा, जिसकी वजह से वो लोन कम देंगे और डिमांड कम हो जाएगी। ये सारा का सारा जो है आपको इसके अंदर लिखना है। सिर्फ ये जो रामायण कथा होती है सब घुमाने के लिए, आप मुद्दे की बात पढ़िए। आरबीआई ने रेपो रेट में वृद्धि कर दी, कैसे मुद्रास्फीति को कंट्रोल मिलेगा, बस खत्म बात। आपका मुद्दा ये है, बस ये आपको लिखना है इसके अंदर। पूरा रेपो रेट के बारे में अधिमांग कैसे कंट्रोल होती है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद ये कहता है कि यहाँ पे जो है दिए गए अनुच्छेद को ध्यान पूर्वक पढ़िए और इसके आधार पर विनिमय के प्रकार पर संक्षेप में उल्लेख कीजिए और इसकी 2 सीमाएं भी बताइए। ये देखो, ये इतना बढ़िया क्वेश्चन था, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए। एक बाजार में आर्थिक विनिमय के लिए लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं, वे अपनी ज़रूरतों की वस्तुओं की खोज के कारण बाजार में प्रवेश करते हैं। वस्तु विनिमय के बारे में बताया गया है भाई, वस्तु विनिमय क्या होती है और क्या कहते हैं, इसकी 2 कमियां आपको बतानी थी। हलवा क्वेश्चन था ये, हलवा। इसके अलावा इसके ये क्वेश्चन रिपीटेड बार बार आता है। कह रहा है आरक्षित अनुपात जितना अधिक होगा, एलआरआर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, साख का सर्जन उतना ही अधिक होगा। डायरेक्ट रिलेशन पूछ रहा है। ये फॉर्मूला होता है मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1 में आर, एलआरआर लिख लो। तो भाई 1 में एलआरआर मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला उल्टा रिश्ता है। हाइयर द वैल्यू ऑफ एलआरआर लोअर द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। कम साख का सर्जन होगा, लोअर द वैल्यू ऑफ एलआरआर, हाइयर द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। 1000 बार ही बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, रिपीटेड है। 2 उदाहरण देके, एक बारी एलआरआर 10% ले लो, एक बारी 15% ले लो, 20 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी करके उसको दिखा दे भाई कि ऐसा नहीं है, उल्टा रिश्ता होता है। ये कथन जो है ये गलत दे रखा है। हलवा क्वेश्चन है ये, हलवा। उसके बाद ये कहता है, ये हो गया आपका 15वां क्वेश्चन। उसके बाद ये हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
16 पे जो है बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को जो है डाउट था इसके अंदर। देखिए जी, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। नहीं, क्वेश्चन नंबर 16 नहीं है, वो आगे आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि जो वास्तविक जीडीपी होती है उसको परिभाषित करो। पहले तो वास्तविक जीडीपी क्या होती है? तो जब जीडीपी का आंकलन स्थिर कीमतों पर किया जाता है, जब जीडीपी का आंकलन जो है स्थिर कीमतों पर किया जाता है तो भाई इसको जो है वास्तविक जीडीपी कहते हैं। और कहता है इसके महत्व बता भाई, इसका महत्व। तो इसका महत्व क्या लिखोगे? वास्तविक जीडीपी पे सबसे पहली बात तो वास्तविक जीडीपी पे सबसे पहली बात तो मुद्रास्फीति का प्रभाव नहीं पड़ता, इन्फ्लेशन इसमें नहीं होती है, मौद्रिक में होती है। और इससे लोगों का कल्याण होता है, ये कल्याण का बेहतर सूचक है। देखो 3 नंबर का था, तो आप खुद सोचो कैसे कैसे एक्सप्लेनेशन देनी है। 3 में उनने 2 चीज़ें पूछी, तो भाई 1 नंबर की डेफिनेशन के नंबर हैं, 1 नंबर की डेफिनेशन दो और महत्व पूछ रहा है तो 2 महत्व लिखने हैं इसके अंदर। दिमाग को चलाना पड़ेगा कि कैसे, कितने का पूछा गया है, मैं इसमें क्या लिखना है, मेरे को कितने पॉइंट लिखने हैं। अब वो कह रहा है व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय ध्यान रखने वाली किन्हीं 2 सावधानियों के बारे में, किन्हीं 2 सावधानियों के बारे में बताइए। उसने 2 पूछी है, नंबर 3 है भाई। उसने 2 पूछी है तो 2 ही लिखनी है। दिमाग में ये नहीं दोना कि मैं 3 लिख देता हूँ तो मेरे को 4 नंबर मिल जाएंगे। अबे जब उसने पूछी ही 2 है तो तू क्यों 3 लिख रहा है? आप ना टाइम बचाइए, जहाँ पे टाइम लगाना है वहाँ लगाइए। जब उसने 2 पूछी हैं तो आपके तो मजे हैं ना, 2 में आपको 3 नंबर दे रहा है तो और क्या चाहिए आपको? लिख दीजिए कुछ भी 2 कि ये मध्यवर्ती वस्तुओं पे व्यय को शामिल नहीं करता, हस्तांतरण भुगतान इसमें शामिल नहीं होते, कुछ भी लिख दीजिए। आय विधि, व्यय विधि, उत्पाद विधि, सारी सावधानी आपको पढ़ के जानी है। 2 में आपको 3 नंबर दे रहा है और क्या है। और दिमाग से चलिए कि भाई 3 का क्वेश्चन है, 2 पूछे, कितने महत्व लिखने हैं। ये लगा धड़ाधड़ पॉइंट पे पॉइंट लिखे जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये देखिए जरा, यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 17 में, ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा बच्चों को जो है क्या कहते हैं कन्फ्यूज़न है, डाउट है कैसे इसको कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि नीचे दिए गए आंकड़ों में दर्शाई गई प्राप्तियों की तुलना कीजिए। किसकी तुलना कीजिए? प्राप्तियों की तुलना कीजिए, प्राप्तियों की। पहली बात तो प्राप्तियों की तुलना करिए, तो ये तो हटा ही दीजिए यहाँ पे, ठीक है, ये तो हटा ही दीजिए। उसने सिर्फ प्राप्तियाँ बोला है ना भाई। अब उसने जो बोला है सिर्फ वो बताना, जो हम बेफालतू में रामायण कथा या रामायण कथा लिखेंगे भाई, उससे नंबर नहीं मिलने। उनने बोला प्राप्ति की तुलना कर तो प्राप्ति की तुलना कर, व्यय की तुलना नहीं कर। आप सोच रहे मैं पूरा तालिका को एक्सप्लेन कर दूंगा, प्राप्तियों को भी व्यय को भी, पूरा डेटा ही एक्सप्लेन कर देता हूँ अपनी एक्सप्लेनेशन में, काट देगा, 0 अंडा नंबर देगा वो आपको। जब उसने बोला प्राप्ति तो प्राप्ति, कितने में पूछा गया है? 3 नंबर में पूछा गया है सिर्फ प्राप्ति की तुलना। और मैं आपको इतनी बार बता चुका हूँ कि ये ऐसे जो क्वेश्चन है ना, फ्री के नंबर है आपके लिए, फ्री के, कुछ करना ही नहीं इसमें। सिर्फ क्या करना है आपको, देखिए अब 2 तरीके की प्राप्तियां हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ पे 2 तरीके की प्राप्तियां लिखी हुई है। पहली है राजस्व प्राप्ति और दूसरी है पूंजीगत प्राप्ति। 3 नंबर का क्वेश्चन है, देख लीजिए आपका 3 नंबर का, और 2 प्राप्तियों की तुलना करनी है भाई। और क्या लोगे इसके अंदर आप? इसके अंदर आपको सिर्फ इन दोनों को एक्सप्लेन करना था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2020-21 में, ये लिखा हुआ है वास्तविक, ठीक है, ये लिखा हुआ है वास्तविक बजट 20-21 का है, ठीक है। और ये लिखा हुआ है बजट का अनुमान, ठीक है, 20 ये है 21-22 का, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 21-22 का संशोधित अनुमान, और यहाँ पे लिखा हुआ है 22-23 का बजट अनुमान, ठीक है। आप जरा ध्यान से सुनेंगे। पहली बात तो आप यहाँ पे जितने भी कॉलम दे रखे हैं पहले आप उसका मतलब समझिए। देखिए यहाँ पे जो है बीच में लाइन खींच दीजिए, ठीक है, यहाँ बीच में लाइन खींच दीजिए। पहले इधर देखिए, ये है भाई, ये है 20-21 के आंकड़े, ठीक है, ये 20-21 के आंकड़े हैं, और ये जो है ये आपके 22-23 के आंकड़े, ठीक है। 2 साल का डेटा दे रखा है, एक है 20-21 का, एक है 20-21 का, ठीक है, और एक है आपका 21-22, एक है 20-21 का, ठीक है, ये 20-21 का है, ठीक है, और जो है ये आपका 21-22 का है,
ठीक है, और ये आपका जो है 22-23 का है। ठीक है जी, सबसे पहली बात तो आप जो है देखो ये भी 21-22 का, ये भी 21-22 का। यहाँ पे जो है आप ये समझ लीजिए, यहाँ पे इसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, इसको हटा दीजिए, संशोधित अनुमान का कोई यूज़ नहीं करना हमें। यहाँ पे आप ये देखिए कि 2020-21 में हमें राजस्व प्राप्तियाँ कितनी मिली थी। हमें राजस्व प्राप्तियाँ जो है वो मिली थी इतनी 16,33,920। ठीक है, 21-22 में अनुमान था हमारा इतना, 20-21 में इतनी मिली थी, 21-22 में हमारा अनुमान इतना था, और 22-23 में हमारा अनुमान कितना है, 22-23 में हमारा अनुमान है इतना। भाई 20-21 में इतनी मिली थी, ठीक है, तो अगले साल हमने सोचा इतनी मिलेगी, और उससे अगले साल हम सोच रहे हैं इतनी मिलेगी। मतलब राजस्व प्राप्ति आप देखो क्या हो रहा है, पहले मिली 16, फिर मेरी 16 मिली एक्चुअल में, तो अगले साल सरकार ने अनुमान लगाया कि अब इस बार 17 लाख कुछ समथिंग मिल सकती है, और फिर उसके अगले साल अनुमान लगाया, फिर उसके अगले साल अनुमान लगाया कि 22 लाख कुछ मिल सकती है। तो राजस्व प्राप्तियां क्या हो रही हैं, राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि देखने के लिए मिल रही है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि राजस्व प्राप्तियों में जो है यहाँ पे अनुमानित वृद्धि देखने के लिए हमको मिल रही है, ये 16,33,920 से 22,04,422 जो है होने की आशा है। अनुमानित है ना, अनुमानित, इसलिए आशा है, एक्चुअल नहीं है। भाई एक्चुअल में 2020-21 में इतनी मिली, तो अगले साल सरकार अनुमान लगा रही थी इतना, और अब इतना। संशोधित का कुछ नहीं करना, इसका कुछ नहीं करना। ठीक है, ऐसे पूंजीगत में देखिए 20-21 में इतना मिला, ठीक है, 20-21 में आपको इतना मिला, उसके बाद क्या कहते हैं, अगले साल सरकार ने कम अनुमान लगाया, पहले मिला 18 लाख समथिंग, फिर हुआ 16 लाख, और फिर जो है ये कितना हो गया, फिर अनुमान कितना लगा रही है, फिर ये लगा रही है 17 लाख। तो अगर हम 20-21 से 22-23 को कंपेयर करें तो यहाँ पे आपको क्या देख रही है, यहाँ पे आपको 20-21 में सरकार को इतना मिला, ठीक है, और अब वो अनुमान कितना लगा रही है, इतना। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, पूंजी प्राप्तियों में कमी देखने के लिए मिल रही है, और राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि देखने के लिए मिल रही है। बस ये दोनों पॉइंट जो है आपको यहाँ पे लिख के आने थे। सिर्फ प्राप्तियों की तुलना करनी है, प्राप्तियों की। उसने प्राप्ति बोला है ना भाई, 2 बोला है, 2 पॉइंट लिख दे, खत्म बात। बेमतलब बच्चे इसके अंदर वह ये संशोधित का कुछ नहीं करना, ना ही संशोधित का कुछ करना, और ना ही इस कॉलम का कुछ करना, ये इसका कुछ नहीं करना। ये ऐसे ही दे रखा है, उसने नहीं बोला ना उसने कि इसको एक्सप्लेन कर, ये सब ऐसे ही दे रखा है, ये पूरा हटा दीजिए, सिर्फ इन दोनों का एक्सप्लेन करना था। इसके साथ एक्चुअल की एक्सपेक्टेड से कंपैरिजन करना है। 20-21 के एक्चुअल को हमको जो है 22-23 के अनुमान से एक्सप्लेन करना था, संशोधित का कुछ नहीं करते। हो गया क्वेश्चन। इसी तरीके से कह रहा है आय तथा संपत्ति का पुनः आवंटन, रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, रिपीटेड, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण, संसाधनों का पुनः आवंटन, अमीरों पे टैक्स लगाना, गरीबों को सब्सिडी देना। ठीक है जी। उसके बाद कहता है उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से साथ राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटे के बीच जो है अंतर स्पष्ट कर दे भाई। तो अंतर स्पष्ट कर देते हैं भाई। अगर हम इसके अंदर लिखना चाहें तो आप क्या लिखेंगे इसके अंदर, इसके अथवा वाले के अंदर राजस्व घाटा देख लीजिए कब होता है, जब राजस्व प्राप्तियां कम रह जाती है, राजस्व वैसे राजकोषीय घाटा तब होता है जो सरकार की बोराइंग्स होती है वो उसके अंदर। ठीक है, ये सब इसके अंदर लिख देंगे सीधा सीधा। ये दोनों सीधे सीधे क्वेश्चन है, कुछ इसके अंदर ऐसा हमको करना नहीं है। ये है आपका 17वें का आ है ये। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं, ये 17 का आ है, तो उसके बाद हम बात करते हैं 17 के बा की। 17वें का बा एक तो इस लड़के ने जो है ना, हाँ जी देखिए 17वें का बा, निम्नलिखित, वो तो सीधा सीधा लिख देंगे, राजस्व घाटा राजकोषीय घाटे में अंतर बताइए। निम्नलिखित को राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय जो है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय बताया कौन सा। ऋणों की वापसी जो है भाई क्या कहते हैं,
एसेट और लायबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, पूंजीगत है, और ये राजस्व है। तो ये तो सीधा सीधा है, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए रिवाइज बजट का कुछ नहीं करते, ठीक है, रिवाइज बजट का कुछ नहीं करना, इन दोनों कॉलम का तो कुछ करना ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारे को क्या करना, इन दोनों का कुछ नहीं करना, और एक्सपेंडिचर का जो है एक्सपेंडिचर का कुछ नहीं करना क्योंकि उसने प्राप्तियां बोला है, ये हटा दीजिए यहाँ से। आपको सिर्फ ये लिखना था कि भाई 2020-21 में एक्चुअल इतना था, अब 2022-23 में लास्ट का ईयर देखिए ना कौन सा है, तो 2022-23 का ये है ईयर, तो आपको भाई ये क्या हो रहा है, ये वृद्धि देखने के लिए मिल रही है और ये यहाँ पे कमी देखने के लिए मिल रही है, खत्म बात। 3 नंबर मिल गए आपको और इतना सा करने में, और क्या बच्चे की जान लोगे क्या। उसके बाद कहता है स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से जो है ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, कृषि संबंधी थी, ठीक है। स्वतंत्रता के द्वारा अपनाई गई आयातों पे शुल्क लगाना, घरेलू उद्योगों के लिए कोटा, आयात प्रतिस्थापन, इसका उपरोक्त सभी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं 19 के बाद जो है, एक तो इस लड़के ने जो है ना 19 के बाद जो है 20वें की हम बात करते हैं, 20वां यहाँ पे जो है देखेंगे, डैश ने एक संतान नीति को अपनाया, तो चीन ने अपनाया था जी। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत स्रोत जो है वो नहीं है, तो साहूकार जो है नहीं होता। कॉलम 1 में दिए गए घटनाओं के समुच्चय कॉलम 2 में दिए गए संगत तथ्यों को मिलान कर सही जोड़े का चयन कीजिए 22वें में। तो यहाँ पे जो है जय क्या कहते हैं, चीन ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड को अपनाया था, बिल्कुल ठीक है, ये वाला पेयर। भारत ने 1991 में आर्थिक सुधार को अपनाया था, ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो ये वाला ठीक है इसका, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन था, 22वां। उसके बाद कहता है बेहतर नौकरी जो है प्रवसन का एक कारण है, ठीक है जी। मानव पूंजी निर्माण का स्रोत है, ठीक है जी। दोनों कथन जो हैं वो सत्य हैं, 23वें का जो है ये हो जाएगा जी। उसके बाद कह रहा है भारत और पाकिस्तान दोनों देशों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान ने कम्यून पद्धति को अपनाया, ये गलत है, कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है। चीन ने अपनाया था कम्यून को। उसके बाद हम बात करते हैं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिन्होंने धारणीय विकास प्राप्त करने के तरीके सुझाए, इसका आंसर जो है ये हरमन डेली है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, कहीं भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, सी इसका जो है आंसर है, ठीक है। अच्छा है, ध्यान से रख लीजिएगा, आज आ सकता है दोबारा। उसके बाद हम बात करते हैं 26वें के रिगार्डिंग, कह रहा है भाई अभी कथन और कारण पढ़ दे और जो है सही विकल्प का चयन कर दे। तो 26वें में आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ से तो हो गया अब हमारा। अब यहाँ पे जो है आपको 26वें में अभिकथन और कारण दे रखा है, तो देखते हैं क्या दे रखा है अभिकथन और कारण में। यहाँ पे दे रखा है 26वें में कि यहाँ पे 1 मिनट, हाँ ठीक है जी। श्रमिक जनसंख्या अनुपात शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है, मतलब क्या गांव के लोग शहरों की तुलना में ज़्यादा काम करते हैं, ये बात सही है, हाँ जी ये बात बिल्कुल ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग घर पर नहीं बैठ सकते क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देती, इसलिए तो वो काम करते हैं, दोनों चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, तो ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। चीन का जो जीडीपी है ना, उसका विश्व में जो है, चीन की जो जीडीपी है उसका विश्व में जो है वो दूसरा स्थान है, बिल्कुल ठीक है। 1980 के दशक में चीन एक ऐसा देश था जो लगभग द्विअंकीय समृद्धि की उस पे था, तो क्या ये बात ठीक है, हाँ जी ये भी बात ठीक है। तो दोनों कथन जो है यहाँ पे सही दे रखे हैं। उसके बाद कहता है धारणीय विकास के संदर्भ में दिए गए चित्र की जो है व्याख्या कीजिए। धारणीय विकास के संदर्भ में यहाँ पे देखो, कांच के लिए एक अलग वो है, धातु के लिए एक अलग बॉक्स है, कागज़ के लिए एक अलग है और इसके लिए अलग अलग बॉक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, ठीक है, यहाँ पे क्या बताना है हमें, यहाँ पे हमको क्या बताना है, आप ये देखिए। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई जिस टाइप का कूड़ा है उस टाइप के लिए एक अलग डिब्बा है,
कांच वाली चीज़ें हैं उसके लिए एक अलग डिब्बा है, ठीक है, धातु की चीज़ें उसके लिए एक अलग डिब्बा है, कागज़ है, सूखा कूड़ा है उसके लिए अलग है, बॉटल है, प्लास्टिक है, उसका कूड़ा अलग है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे आपको, हम देखो पर्यावरण क्या करता है, पर्यावरण जो है अपशिष्टों का, पर्यावरण जो है अपशिष्टों का सर्जन करता है। तो जैसे आपने भी सुना होगा गीला कूड़ा अलग डालें, सूखा कूड़ा अलग डालें, तो यहाँ पे इससे क्या होगा, इसको हम भाई रिसाइकल वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अपशिष्ट है, जो वेस्ट है ना, उसको क्या कर रहे हैं हम, सेपरेट कर रहे हैं, पृथक्करण कर रहे हैं हम, इसको अलग अलग टाइप के कूड़े को अलग अलग डिब्बों के अंदर हम कर रहे हैं, जिससे जो जहाँ पे रिसाइकल हो उसको हम वहाँ रिसाइकल कर दें और इससे आर्थिक विकास में योगदान हो सके। अपशिष्टों का पृथक्करण, ये सेपरेशन कर रहे हैं हम वेस्टेज का, कि जिस टाइप का कूड़ा है वो उस टाइप में जाए, और जो जैसा जैसे प्लास्टिक रिसाइकल होने में टाइम लगेगा, तो भाई इससे सतत विकास में योगदान मिलेगा। इसलिए हमें सारा कूड़ा एक ही जगह पे नहीं डालना चाहिए, जिस टाइप का वो कूड़ा है उसके लिए अलग बॉक्स बनाना चाहिए। ये यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन देनी थी कि भाई पर्यावरण जो है अपशिष्टों का सर्जन कर रहा है, तो यहाँ पे हम जो है अपशिष्टों का पृथक्करण कर रहे हैं, जिससे जो है सतत विकास के अंदर योगदान मिलेगा। जो कूड़ा है, जो अपशिष्ट है, उसको रिसाइकल करने में जो है आसानी होगी, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे लिखनी थी। तो ये जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये भी आपके लिए फ्री के नंबर हैं, ये भी आपके लिए फ्री के नंबर हैं, फ्री में आपको जो है इसमें यहाँ पे नंबर मिल सकते हैं। भूमि सुधार, भूमि अपक्षय के उत्तरदायी किन्हीं 3 कारों का उल्लेख कीजिए और इनकी व्याख्या कीजिए कि लैंड डिग्रेडेशन जो है वो क्यों होता है। तो वन विनाश लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं, वनों में आग लगना, अत्यधिक चराई, खेती बाड़ी, ठीक है, कई सारे आप चीज़ें, मृदा अपरदन, तेज हवाएं, ठीक है, पानी का जमाव, कुछ भी लिख सकते हैं, कीटनाशक दवाइयाँ वगैरह। भारत में ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में कृषि विपणन की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। आलोचनात्मक मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझिए। आलोचनात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है कि भाई हमें यहाँ पे इसकी कमियां बतानी है। कृषि विपणन पहले तो होता है क्या, आपको ये पता होना चाहिए, मतलब प्रोडक्शन से लेके बिक्री तक जो भी क्रियाएं होती हैं वो कृषि विपणन के अंदर आती हैं। तो उसकी आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है कि भाई ये वैसे तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या क्या कमियां हैं। जैसे किसानों को अपनी फसल बेचने में दिक्कत होती है, कम तौर समस्याएं लिखनी है आप। कृषि विपणन, ये क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछा गया है, यहाँ पे कृषि विपणन की आपको समस्याएं लिखनी हैं, ठीक है, कृषि विपणन की समस्याएं, भूमिका भी लिखनी है, ठीक है, 1-2 भूमिका लिख देते, 1-2 कमियां लिख देते, सीधा सीधा क्वेश्चन है बुक का। स्टोरेज की दिक्कत है, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है, फसल को बेचने की दिक्कत है। आलोचना का मतलब कमी होता है। उसके बाद ये देखिए, अब ऐसा क्वेश्चन है बच्चा देख के डर जाओ, भाई ये क्या आ गया, इतना बड़ा क्वेश्चन बता, और कुछ नहीं करना है। इसमें क्या लिखा हुआ है, ये HDI और मृत्यु दर से संबंधित निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर तीनों पड़ोसियों देशों का क्या करना है, तुलनात्मक मूल्यांकन और विश्लेषण करना है। HDI और मृत्यु दर, HDI और मृत्यु दर, तो आप खुद देखिए, ये रामायण कथा दे रखी है आपको बस, और 4 नंबर का क्वेश्चन है। HDI कहाँ है, HDI ये रहा, ये HDI है, ठीक है। मृत्यु दर कहाँ है यहाँ पे, मृत्यु दर, तो मृत्यु दर जो है क्या कहते हैं, मृत्यु दर देख लेते हैं आपकी, यहाँ पे जो है शिशु मृत्यु दर भी दे रखी है, ठीक है, मातृ मृत्यु दर भी दे रखी है, 2 तरीके की मृत्यु दर है, ठीक है। और जो सारा दे रखा है, और जो सारा यहाँ पे दे रखा है, हमें उससे भाई कोई लेना देना ही नहीं है, कुछ लेना देना है ही नहीं, दूर दूर तक। 2 मृत्यु दर है और एक HDI है। अब आपको जो भाई जो उसने बोला है सिर्फ वो उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, और किसी की एक्सप्लेनेशन जो है नहीं देनी है। आपको बस इसमें ये लिखना था, आपको पता चल गया इसका, और ये तीनों के बेस पे हमें इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। तो आपको लिखना है भाई भारत का जो है HDI में HDI का मूल्य इतना है, भारत की जो रैंक है वो इतनी है, ठीक है, चीन का इतना है, इसकी रैंक इतनी, इसका इतना, इसकी रैंक इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। फिर यहाँ लिख देते शिशु मृत्यु दर भारत में इतनी है, चीन में इतनी है, इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है, मातृ मृत्यु दर इसकी ज़्यादा, इतनी कम है, और कुछ करना ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपके लिए हलवाए फ्री के नंबर, बस आपके एक्सप्लेनेशन में ये डेटा आना चाहिए और सिर्फ उसी की एक्सप्लेनेशन देनी है जो उसने पूछा है। फालतू की रामायण कथा यहाँ पे नहीं लिखनी है। इतना बड़ा क्वेश्चन देख के बच्चे डर जाते हैं,
जीएसटी को परिभाषित कीजिए। तो भाई एक इनडायरेक्ट टैक्स है, 3 प्रकार का होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। 2017 में ये आया था, ये सब लिख देते हैं यहाँ पे। बाह्य प्रापण जो है ये क्या होता है, आउटसोर्सिंग, मतलब वो काम जो हम खुद कर सकते हैं, वो काम जब हम खुद ना करके, ठीक है, जब हम किसी दूसरे से कराते हैं तो उसको भाई आउटसोर्सिंग कहते हैं। भारत जो आउटसोर्सिंग का हब बनता जा रहा है, सस्ती लेबर है, चीप लेबर है, कुशल लेबर है, ये सब लिख देते। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में परिवर्तन के लिए उठाए गए उपायों को संक्षिप्त में बताइए। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या लिखना है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो है, अगर आपको याद हो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर जो कृषि वाला चैप्टर है, जो किसान प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं उनके रिफॉर्म्स लिखने थे हमें यहाँ पे, कृषि क्षेत्र के रिफॉर्म्स लिखने थे हमें यहाँ पे, जो हमने पढ़ा था तकनीकी परिवर्तन, सामान्य परिवर्तन, भूमि सुधार, वो लिखने हैं यहाँ पे। बस क्वेश्चन को घुमा दिया। अबे सरकार नहीं तो वो स्टेप लिए हैं, भूमि सुधार, तकनीकी सुधार, सामान्य सुधार, कोई भी लिख देते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन है यहाँ पे। हरित क्रांति होता है तकनीकी सुधार, भूमि सुधार लैंड से जो रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी, लाइक मध्यस्थों का उन्मूलन हो गया, कृषि का भूमि का नियमन हो गया, किराए का नियमन हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें। कथन सत्य है या सत्य उपयुक्त तर्क द्वारा बताइए। भारत में शिक्षा का जो है पूर्ण निजीकरण जो है कर देना चाहिए। तो भाई ये तो गलत है, निजीकरण हो गया तो गरीब कहाँ से पढ़ेगा, हम जैसे बच्चा कहाँ जाएगा। ठीक है जी, और लिख देते हैं ऐसा क्यों है, ठीक है, नहीं गलत है ये कथन, ठीक है, क्योंकि भाई इसे गरीब अफोर्ड नहीं कर पाएगा अगर निजीकरण हो गया तो। भारत श्रम बल का अनियमितीकरण की चुनौती का जो है सामना कर रहा है। तो पहले तो श्रम बल का अनियमितीकरण जो है होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। मतलब जब बंदा जो है कैजुअल लेबर ज़्यादा जब हो जाती है, भाड़े पे जो लोग काम करते हैं उसको कहते हैं, ठीक है, श्रम बल का अनियमितीकरण। मतलब जब संगठित से असंगठित क्षेत्र की ओर जब प्रस्थान होते हैं उसको अनियमितीकरण कहते हैं। और भारत जो है इसको फेस कर रहा है क्योंकि संगठित क्षेत्र में रोजगार का अभाव है और असंगठित क्षेत्र में रोजगार हो रहा है, इस वजह से भाई लोग उस तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। ये ऊपर वाला असत्य है, नीचे वाला सत्य है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, रट्टाफिकेशन कुछ नहीं है। उसके बाद कहते हैं धान्य विकास आजीविका के लिए कृषि का विविधीकरण क्यों आवश्यक है। अब इनने घुमा दिया यहाँ पे जो है इसने घुमा दिया आपको, सतत आजीविका के लिए कृषि का विविधीकरण क्यों आवश्यक है, पूछ कह रहा है आपसे। आइए सोचेंगे धान्य विकास का क्वेश्चन है, वो धान्य दिख गया ना, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं धान्य विकास का क्वेश्चन है। अबे वो कह रहा है सतत आजीविका मतलब जीवन जीने के लिए कृषि का विविधीकरण क्यों करना चाहिए, मतलब किसान को एक फसल की बजाय मल्टीपल फसल में क्यों डील करनी चाहिए। अब इससे आय का सर्जन होगा, ठीक है, अगर एक फसल में कहीं लॉस हो गया तो दूसरी फसल से उसको बियर कर सकता है, साइड बाय साइड इनकम जनरेट होगी, रोजगार क्रिएट होगा, कई सारी फायदे होते हैं इसके। फायदा लिखना है, डाइवर्सिफिकेशन का इम्पोर्टेंस, महत्व, ग्रामीण विकास में साग के महत्व बताइए, किसान को साग की जरूरत क्यों होती है, क्यों किसान लोन लेता है, ये देखिए लोन क्यों लेता है ये बताना है। क्योंकि उगाने से लेके बेचने तक टाइम गैप बहुत ज़्यादा होता है, उसके पास आगतों को खरीदने के लिए जो है इतना पैसे नहीं होते हैं कि भाई वो जो है इसको क्या कहते हैं कैश में खरीद सके, और वो हमेशा ऋण में जाल में फंसा रहता है, इस वजह से उसको जो है साग की ज़रूरत होती है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये दोनों। भारत में शहरी महिला श्रमिकों की तुलना में ग्रामीण अधिक काम करती पाई जाती है। रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार यही क्वेश्चन आता है, क्योंकि भाई शहरी क्षेत्रों के अंदर जो फीमेल है वो काम करने का डिसीजन जो है फैमिली लेती है, ना कि वो इंडिविजुअल, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा कुछ नहीं होता। जीविका अर्जित करने के लिए महिलाएं जो हैं काम करती हैं ताकि वो अपने परिवार के लिए कुछ जीविका का कुछ पोषण कर सके। औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र के बीच अंतर बताइए, ठीक है, तो सीधा सीधा है ये तो क्वेश्चन, बुक में हैगा, देख लीजिएगा, इसमें तो कुछ है नहीं ऐसा। उसके बाद ये लंबा चौड़ा एक पैराग्राफ दे रखा है आपको, ठीक है। उपरोक्त लेख में प्रथम चरण की सुधार नीतियों की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो जब आप जो है इसको पढ़ेंगे इसको यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, आर्थिक सुधारों के प्रथम स्वतंत्रता के तुरंत बाद आरंभ हो गया। ये नियोजन आयात प्रतिस्थापन पर आधारित था, सबसे पहला। 1950 से 1960 के दशक के मध्य तक भारत के विकास में तेजी आई, दूसरा। आयात प्रतिस्थापन पर आधारित था, दूसरा यहाँ से लिख देंगे, ठीक है। और कठोर नीतियों की
अर्थवृद्धि के परिणाम स्वरूप 1970 के दशक तक एक समान अवधि में विकास में गिरावट जो है वो देखी गई। ये 3 विशेषताएं आप लिख देंगे, खत्म बात, यहीं से आंसर लिखना है। उपयुक्त तर्क के आधार पर निम्नलिखित कथन का औचित्य शुद्ध कीजिए। सुधारों के दूसरे चरण का मुख्य संगठित सिद्धांत असंख्य राज्य नियंत्रणों से निजी क्षेत्र को मुक्त करना था। उदारीकरण के बारे में पूछ रहा है तो दूसरे चरण की यहाँ से देख लीजिए, ये सब लिखा हुआ यहाँ से लिख दीजिए सारा जो भी पूछ रहा है। हलवा क्वेश्चन है, हलवा आलोचनात्मक मूव करना है, इसका औचित्य सिद्ध कीजिए, ठीक है। उदारीकरण के लाभ बताने हैं यहाँ पे हमें, यहाँ पे उदारीकरण का मतलब होता है ना कि निजी क्षेत्र के जो प्रतिबंध लगे थे उसको मुक्त कर देना। उदारीकरण के लाभ बताने हैं यहाँ पे हमें, ठीक है। निम्नलिखित कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए, तो यहाँ उदारीकरण के लाभ बताना, उदारीकरण क्या होता है, उसके लाभ, क्यों हमें ऐसा करना चाहिए। ये हो गया जी आपका पूरा का पूरा पेपर, ठीक है जी। इसमें कुछ भी आपको समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।